हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपने हमारी लास्ट क्लासेस जो है वो अटेंड कर ली होंगी। आज है हमारी नेक्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मैंने इसके पहले ही नोट्स रेडी कर रखे हैं। एक्चुअली वो मैं अपनी जो पंजाबी सीरीज चल रही है वहां पर मैंने इसे बनाया था। वही नोट्स मैं यहाँ पर भी यूज करने वाला हूँ। हम आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बात ना करते हुए चलते हैं सीधे हमारे लेक्चर की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक टिपिकल एनिमल सेल की एक डायग्राम है। एज यू कैन सी, ये हमारे पास एक टिपिकल एनिमल सेल की डायग्राम है। ठीक है, मैं इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। ठीक है। आप इसे इंटरनेट से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। हमें तो जस्ट स्टडी करनी है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें, क्या क्या चीजें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि एनिमल सेल के बाहर में आपको सेल वॉल नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है। दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर साइड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं माइक्रोविलाइस। ठीक है। और ये माइक्रोविलाइज क्या काम करती हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो, माइक्रोविलाइज क्या काम करती हैं। लुक, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, ये है माइक्रोविलाइज। और ये दूसरा सेल है, ये इसकी एक्सटेंशन है माइक्रोविलाइज। तो जब एक सेल दूसरे सेल के साथ होल्ड बना के रहता है तो वो कुछ इस तरह से होल्ड में रहेगी दूसरे के साथ में। ठीक है। इसी वजह से जब हम एक सेल को खींचने की कोशिश करते हैं तो दूसरा सेल भी एक साथ इसके साथ ही खींचा हुआ आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक सेल को निकालने की कोशिश कर रहे हो और दूसरा सेल उसके वो अकेला ही निकल के बाहर आ जाए, दूसरा साथ में आए नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से मान लीजिए मेरी स्किन है और मैं इसे ऐसे खींचने की कोशिश करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से यहाँ जस्ट एक चुटकी भर सेल जो है वो बाहर निकल आए इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है ऐसा नहीं होने का? कारण ये है कि यहाँ पर जो है सेल्स माइक्रोविलाइज से एक दूसरे के साथ में झगड़े हुए हैं, होल्ड करने के लिए हेल्प करती है। तो एनिमल सेल में सेल टू सेल अगर हम बात करें, ज्वाइनिंग कौन देते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स देते हैं, माइक्रोविलाइज देती हैं। ठीक है, सेल टू सेल ज्वाइनिंग में। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। ये माइक्रोविलाइज किसके बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इस सेल के बिल्कुल सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? सेंटर में दिखाई दे रहा है हमें न्यूक्लियस। राइट। और ये न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेनस होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जरा इसे जूम कर लेते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियस। ठीक है जी। और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? न्यूक्लियर पोर से हमें मदद मिलती है, सेल को मदद मिलती है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए। है ना, आप इस सब के बारे में जानते होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है उस सबको अपन क्या बोलेंगे? सबको हम बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और जितना भी यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है ये स्पेस में, ग्राउंड स्पेस में, इसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस प्लेस होती है डीएनए से ही बनी हुई। इस डेंस प्लेस को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन वो कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। कौन से? यू क्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? इसका प्रॉपर कंसेप्ट हम टॉपिक के साथ समझेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हेट्रोक्रोमेटिन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोलस, तो ये हमारे पास आंसर बन सकता है उसका। राइट, फिर डेंस प्लेस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस रिच किस में होता है? देखो ध्यान से, न्यूक्लियोलस में हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हाई अमाउंट में आपको डीएनए मिल जाएगा, साथ में इसमें मिल जाएगा आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए, आरएनए। ठीक है जी। अगर ये हमारे पास इसका राइट आंसर है कि न्यूक्लियोलस में क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्या चीज इसमें मिलती है। हम जानते हैं न्यूक्लियोलस क्या है? डीएनए का ही एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रूप है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक्चुअली में ये वो जगह होती है जहां पर न्यूक्लियस, जहां पर डीएनए हाईली क्या रहता है? क्वाइल्ड रहता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। न्यूक्लियोलस ही क्या करता है जी? न्यूक्लियोलस से ही बनते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। लेकिन राइबोसोम किस फॉर्म में बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं आरआरएनए के फॉर्म में। ठीक है। राइबोसोमल आरआरएनए। तो न्यूक्लियोलस रिच किस में है? डीएनए भी प्रेजेंट है, प्लस में आरआरएनए प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन आए न्यूक्लियोलस इज रिच इन डीएनए, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन डीएनए। देखो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, न्यूक्लियोलस इज रिच इन नंबर वन
proteins. Number 2, DNA only. Number 3, DNA plus RNA. Number 4, DNA plus rRNA. ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन के साथ में लिखा है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब किस में रिच होगा? पहले रूप में आपको ये लगेगा कि यार न्यूक्लियोलस इतना ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डीएनए की बहुत ही जो है डेंस एक स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, तो आपको पहली बार में ये लग सकता है कि शायद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से डीएनए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है ना। पहली बार में ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो रहेगा रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर डीएनए बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है डीएनए भी। दैट्स वाई, ठीक है। तो उसका वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आंसर यहाँ पर नहीं बनता कि न्यूक्लियोलस इज रिच इन, तो वो ये आंसर नहीं आ सकता, दिस इज रॉन्ग। फिर डीएनए ओनली, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर ऑप्शन दिया आपको, एक डीएनए प्लस आरएनए और दूसरा दिया डीएनए एंड आरआरएनए। अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाली चीज नहीं दी हुई, ये कट कर दी ऑप्शन में मान लो, तो आपको चूज कौन सा करना है? फिर आप चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि अकेला डीएनए प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर डाल दिया कुछ और नई चीज। मान लो अगर तीन ही प्रेजेंट है, फिर कौन सा चूज करना पड़ेगा? और फिर क्या है, आपका हमेशा जो भी आंसर रहता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। जो भी क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि मोस्ट प्रेफरेबल यहाँ पर कौन सा आएगा। राइट। सो हमारे पास अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि न्यूक्लियोलस इज रिच इन, तो डीएनए के अंदर रिच होता है, या फिर प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन ओनली, यहाँ पर ओनली लिख देते हैं, ओनली इसमें रिच होता है, या फिर डीएनए प्लस आरआरएनए में होता है रिच। अगर ऐसी ऑप्शन आए तो फिर हम क्या चूज करें? तब उस वक्त आप क्या चूज कर सकते हैं? देखो, ओनली वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अगर ऐसी ऑप्शन आ जाए तो ओनली ओनली वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना। और डीएनए ओनली ये भी गलत हो जाएगा, तो फिर उस वक्त आपके पास ऑप्शन यही बचती है, अगर तीन ऑप्शन है तो। ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में करना है कि एक्चुअल में तो ये वैसे ही गलत है ना, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़े, और अगर डी ई इसके साथ में एक और दिया, ई दे दिया, नन ऑफ द अबव, तो हमें फिर उसे चूज करना पड़ेगा, नन को चूज करना पड़ेगा। राइट। सो ऊपर वाले में तो ओनली वाला वर्ड तो आ ही नहीं सकता। राइट बेटा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको मेमोराइज मेमोराइज ये रखना पड़ेगा कि डीएनए किस में, न्यूक्लियोलस किस में रीच होता है? डीएनए प्लस आरआरएनए में रीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने ये समझ लिया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम टॉपिक के साथ में समझ लेंगे जब हमारे पास अब आगे टॉपिक आने वाले हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की हो सकती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में आती है। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज RER, दिस इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो न्यूक्लियस से जस्ट बाहर निकलते पहले अपना आपका किससे पाला पड़ेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है जी। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है? क्योंकि उस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम की एसोसिएशन है ना। राइबोसोम प्रेजेंट है, इस वजह से वो क्या है? रफ है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो इसके बाद आ जाती है स्मूथ। स्मूथ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन की बनी है, और न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो ही इसे एक्सटेंड करके क्रिएट करती है, किसे? RER को। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज, ये सॉसेज टाइप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोल देंगे माइटोचॉन्ड्रिया, नॉट माइटोचॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अगर कोई रिपीटर बच्चा यहाँ पर बैठा है, या कोई पहले से पढ़ा हुआ बच्चा बैठा है, तो वो ट्राई कर सकता है, कॉलीगर ने की थी, है ना। टॉपिक के साथ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसे बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? इसे माइटोप्लास्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला बोला जाता है? ठीक है जी। चलिए। ओके।
सो आगे बात करते हैं। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एटीपी एनर्जी के रूप में ये जनरेट करता है, रेस्पिरेशन करता है। ये प्रेजेंट है जी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो ये सिर्फ किस में मिलता है? मिलता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। ठीक है। ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है जी? सेंट्रियोल। और यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ठीक है। और पेयर के साथ साथ कितने पेयर होते हैं? एक ही पेयर होता है। और पेयर के साथ साथ एक और चीज याद रखनी है कि ये एक दूसरे से सेंट्रियोल हमेशा कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री एंगल पे होता है। 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे जी? 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है। और ये पेयर्ड ऑर्गेनल है, पेयर्ड है ये, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओके। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। इसमें प्रेजेंट है गोल्जी बॉडीज। ठीक है। इसमें इसमें मिल जाएंगे आपको, और क्या है? पेरोक्सिसोम मिल जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। इसमें आपको लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा, सुसाइडल बैग जिसे हम बोलते हैं। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इस ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है इसमें? ये प्रेजेंट है। अब एक और सवाल। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर निकलते पहला एनकाउंटर आपका किसके साथ में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में होता है या फिर गोल्जी बॉडीज के साथ में होता है? और दोनों की लोकेशन क्या है? देखो पहला एनकाउंटर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में होगा, वो भी किसका? आरईआर का। ठीक है। और अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस इन सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो कहाँ पे लोकेशन है इसकी? ऑप्शन ए नियर द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इन between equal distance from nuclear membrane and cell membrane, या फिर कोई ऐसा ही कोई लास्ट ऑप्शन। तो आपको याद रखना है इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। क्या ऑप्शन आएगा इसका? इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। कारण क्या है? देखो गोल्जी बॉडीज का काम हमें आगे समझ में आएगा। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग एंड डिस्पैच करती हैं। जितना भी फैक्ट्री में कच्चा माल बन रहा है वो सारे माल को पैकेज अगर आपको करना है, मान लो बिस्किट बना रहे हैं हम फैक्ट्री से। ठीक है। राइबोसोम तो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब मान लो राइबोसोम प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री प्रोटीन बना दिया, मान लो बिस्किट बना दिए। अब बिस्किट को अगर पैकेज करना, और पैकेज करने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो फिर तो बात ही कैसे बनेगी उसकी? राइट। पैकेजिंग ही नहीं होगी, बीच में हो सकता है मटेरियल खराब हो जाए। इसीलिए गोल्जी बॉडी सेल में पहले प्रेजेंट है, नजदीक प्रेजेंट है, ताकि वो क्या कर सके? इजी से वो क्या करें, जल्दी से जल्दी वो मॉलिक्यूल्स को, आरएनए मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर सके, उसे रीड कर सके। आरएनए मॉलिक्यूल तो नहीं, जो प्रोटीन्स आ रही हैं उन्हें क्या कर सके गोल्जी बॉडी जल्दी से जल्दी उनको पॉलीमराइज करके, उनका रूप बदल के उनको एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सके। पैकेजिंग एंड डिस्पैच, जैसे छोटे छोटे बिस्किट्स को हम लोग फैक्ट्री में क्या करते हैं, पैकेजिंग मशीन में, पैकेजिंग यूनिट के अंदर वो छोटे छोटे बिस्किट को सिंगल सिंगल को जोड़ जोड़ के ग्रुप बनाती है, फिर उसको ऊपर रैप कर देती है। ठीक है। तो इस तरह से करके गोल्जी बॉडीज का भी काम ये क्या करती है? पैकेजिंग एंड डिस्पैच का काम करती है। ठीक है। चलिए, छोटे मॉलिक्यूल को बाइंड करके क्या बनाती है? बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है। आगे समझेंगे इसका हम लोग अच्छे से, इसकी जिक्र करेंगे, तरीके से करेंगे कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर किस तरह से बनाती है। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने ये सारा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया होगा। एक और चीज आप इसमें देखें, इसके बीच में आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स। ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। और ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? देखो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है। फिलामेंट्स एक्चुअल में ये रहती हैं साइटोस्केलेटन। कलेक्टिवली इनका नाम क्या है? साइटोस्केलेटन। स्केलेटन। ठीक है। साइटोस्केलेटन में दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक आती है माइक्रोफिलामेंट और दूसरी आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो दो तरह की चीजें प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप फिलामेंट कहने के बजाय सिंपल कह सकते हैं ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है प्लांट सेल को शेप देने का काम किसका होता है? सेल वॉल का काम होता है। लेकिन सेल वॉल तो प्रेजेंट है बाहर, तो वो बाहर से उसे मेंटेन कर रही है। बट एनिमल सेल में उसको शेप को मेंटेन कौन रखेगा? उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं ये ही साइटोस्केलेटन्स। ठीक है। ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन है ना? ये क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है हमारे। राइट। तो इसी तरह से सेल को शेप अंदर से कौन प्रोवाइड करता है? साइटोस्केलेटन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये साइटोस्केलेटन के बहुत काम होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ में, अभी जिक्र नहीं करेंगे वरना कंफ्यूजन होगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे पास में ये है एक प्लांट सेल। एनिमल सेल का जिक्र किया, अब देखते हैं हम प्लांट सेल। ठीक है।
सो प्लांट सेल में आपको पता है सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है जी सेल वाल। ठीक है। और सेल वाल के बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोदेस्माता। ठीक है, ये लिखा हुआ प्लाज्मोदेस्माता, या, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी। ये क्या करते हैं? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक सेल दूसरे सेल में अगर उसे मटेरियल एक्सचेंज करना है तो वो सेल वाल के थ्रू तो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सेल वाल ही प्रेजेंट है तो गेट तो खोलना पड़ेगा। अब गेट में पहले से ही क्या है? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सो वो इजी उसको इजी उसको पाथवे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है कि वो इजीली क्या है? मटेरियल एक्सचेंज कर सके। प्लस इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है? एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, एक सेल का साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन, ये यहाँ से एक्सटेंड करके दूसरे सेल के अंदर भी कभी कभी घुस जाती है। ठीक है, तो कनेक्शन बनाए रखती है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बहुत सारे। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर सेंटर में क्या पता चल रहा है? सेंटर में यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर वैक्यूल। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी सेंटर की तरफ वैक्यूल और भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटर की तरफ कैसा होता है? एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्यूल और नहीं होंगे, हो सकते हैं और। ठीक है, चलो आगे। सो वैक्यूल अगर सेंट्रली है तो फिर न्यूक्लियस सेंट्रली नहीं होगा, न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा अवे प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस सेम है जैसे एनिमल सेल के अंदर होता है, डबल मेम्ब्रेनस है, बीच बीच में पोर प्रेजेंट है, बीच में इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, और अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है यहाँ? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, ये प्रेजेंट है अंदर। और यहाँ पर इसी के बाहर जैसे निकलेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, गोल्जी बॉडीज। ठीक है जी। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसमें इसमें प्रेजेंट है हम माइटोकॉन्ड्रिया, सोसेज टाइप, इसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है पेरोक्सिसोम। ये है सारा साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वही साइटोस्केलेटन यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? और इसके अंदर प्रेजेंट है लाइसोसोम। लेकिन एक बात याद रखेंगे, लाइसोसोम जो एनिमल प्लांट सेल में यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो लाइसोसोम का काम होता है किसी भी सेल के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अगर एक हमारे पास में एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर उसे इम्यूनिटी देने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का ही काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइसोसोम को बोलते हैं हम सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ये आपको पता है। सुसाइडल। ठीक है, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोम को। और ये सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं? अपने अंदर स्ट्रोंगेस्ट एंजाइम भर के रखते हैं। स्ट्रोंगेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। सो अगर कभी मान लो सेल ने सेल के अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल एंटर कर गया या कोई अनवांटेड केमिकल एंटर कर गया, और या फिर सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रही है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन ही कुछ नए तरीके की प्रोटीन बन गई है कि सेल उसको चाहता नहीं कि ये मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनी है, तो इसको डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। या फिर कोई मशीनरी ही खराब हो गई है सेल की, या फिर पूरा सेल ही खराब हो गया है, एक से ज्यादा मशीनरी खराब हो गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खराब हो गया, गोल्जी बॉडीज भी खराब हो चुकी हैं, या मान लेते हैं कि राइबोसोम्स नंबर में काफी सारे खराब हो गए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लाइसोसोम का क्या काम है? इन सब चीजों को डिटेक्ट कर लेना और खुद उनके पास जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लेना। तो ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और अपने अंदर से जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम वो सारा बाहर रिलीज कर देता है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे स्ट्रक्चर को, वो केमिकल को, वो पैथोजन को, वो जो प्रोटीन्स बन रही हैं अनवांटेड प्रोटीन्स उन्हें, इवन की इवन जो मशीनरी है उन्हें भी, और यहाँ तक के पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, ये अंदर से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब तुम कहोगे सर ये कैसी इम्यूनिटी हो गई? ये तो सेल को खत्म कर गया, पूरे सेल को खा गया, तो इम्यूनिटी तो हुई नहीं। भाई साथ वाले सेल तो बच गए ना। पहला काम इसका सेल को डाइजेस्ट करना थोड़ी होता है। कर सकता है अगर ऐसी कंडीशन आए तो, ये कहने का मतलब है। बट पहला काम इसका होता है सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना अनवांटेड पार्टिकल से, पैथोजन से। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन।
सो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। पहले हम बात कर रहे थे किसकी, लाइसोम की। ओके, यही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं लाइसोम के ऊपर। सो लाइसोसोम जो प्रेजेंट है यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो सभी प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इट इज फाउंड इन सम प्लांट्स। सो अगर और डिफरेंस हमें करना हो तो लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। फिर आप कहेंगे एनसीईआरटी ने क्यों दिखाया हुआ है, लाइसोसोम होते हैं एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, इन प्लांट सेल। कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या प्रोवाइड करना होता है, इम्यूनिटी, और यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, सेल वाल का काम है, इसीलिए लाइसोसोम्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये ऑप्शन है कि विच कैन, एक तो ये क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी फाउंड, मिल ही नहीं सकता, या विच मे बी फाउंड, मे बी प्रेजेंट, तो उसमें आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम मे बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जी ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये परोक्सिसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अच्छा, मे बी फाउंड की हम बात कर रहे हैं तो फिर देखो यहाँ पर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, यहाँ पर आपको भी ये वैक्यूल दिखाई दे रहा है, लेकिन एनिमल सेल में यहाँ पर किसी भी तरह का वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा, प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड होता है, सॉरी, प्लांट सेल में सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये ही सेंट्रली लोकेटेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सारी की सारी सिमिलर ही होती हैं। एक यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये भी एक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आई होगी। अब यहाँ पर अगर वैक्यूल की हम बात कर रहे थे कि वैक्यूल जो किस में मिलता है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है, तो वैक्यूल तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन वैक्यूल कई एनिमल सेल्स में पाया जाता है। वैक्यूल में बी फाउंड इन एनिमल सेल्स इफ इट इज प्रेजेंट देन वेरी टाइनी। कैसे होंगे वैक्यूल्स, इफ वैक्यूल प्रेजेंट देन वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। देखो यहाँ पर प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है, जिसका नाम है जी सेंट्रियोल। ये सिर्फ किस में मिलती है, ओनली इन एनिमल सेल। लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, देखो। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो ये मेरे पास यहाँ पर एक टिपिकल एनिमल सेल की डायग्राम है, ये टिपिकल एनिमल सेल दिया हुआ है, ठीक है। ये बाहर क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये एक्सटेंशन से बनी हुई हैं। और इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर से जो भी साइटोप्लाज्म और जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सो ये सेल टू सेल मटेरियल एक्सचेंज करने में भी हेल्प कर सकती हैं, और एक सेल और दूसरे सेल को बाइंड करने में भी हेल्प कर सकती हैं। सेंटर में वही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके बीच में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर निकलती हमको क्या मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही रफ एंड स्मूथ। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है गोल्जी बॉडीज, ये बता दी भाई तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये दिखा दिया सेंट्रियोल, दिखा दिया। सो इसी करके एक टिपिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो ये टॉपिक्स मैं तुम्हें एनसीईआरटी से भी कवर करवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में किया है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंस बना रखा है एक, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन किसके, तुम पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर तुम इसको आगे रीड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो प्लांट सेल के सबसे बाहरी लेयर है सेल वॉल, एनिमल सेल में सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, राइट। अब जनरल साइज प्लांट सेल का कितना होता है, अप टू 100 माइक्रोमीटर, 30 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। लेकिन हम बात करें एनिमल सेल की तो ये 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर, या बोले तो म्यूमीटर, इतना साइज रहता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या है, सेंटर की तरफ में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, ए लार्ज, एक लार्ज, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वे यहाँ पर वैक्यूल जनरली एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो कैसे होंगे, वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता, बट एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं।
बहुत खासियत है ये एनिमल सेल्स की कि उनमें क्या मिल जाते हैं, सेंट्रियोल मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में प्रेजेंट है जी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक जिनसे एग्जांपल दी हुई है क्लोरोप्लास्ट, इसे प्लास्टिड की कैटेगरी में लिया जाता है। पर यही प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये भी किसके बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं प्लास्टिड्स भी, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लांट सेल में सेमी ऑटोनॉमल ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनॉमल मतलब जो आधी खुद से चले, सेमी ऑटोनॉमल, ठीक है, जिसे आधा खुद से कंट्रोल किया जा रहा है और आधा किसी और के थ्रू कंट्रोल हो रही है। सो दो ऑर्गेनल है प्लांट सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब सेमी ऑटोनॉमल आपको समझ में आ गई है। तो सेमी ऑटोनॉमल ऑर्गेनल की पहचान क्या है? देखो हमें पता है सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। बट यहाँ पर क्या है, अब न्यूक्लियस अगर कंट्रोल कर रहा है तो न्यूक्लियस अपने हिसाब से आरएनए बनवा रहा है और अपने हिसाब से ही प्रोटीन बनवा रहा है, राइट। और इनको मैसेज भेज रहा है किसी न किसी रूप से, ठीक है, किसी आरएनए के फॉर्म में रूप में मैसेज भेज रहा है कि तुम लोगों को इतनी एनर्जी बनानी है, तुम्हें ये ऐसे ऐसे काम करना है। बट लेकिन जब जिस वक्त न्यूक्लियस का मैसेज नहीं आ रहा होता तो क्या उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट काम नहीं करेगा? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर खुद का ही क्या मिल जाता है, राइबोसोम मिल जाता है खुद का, प्लस खुद का क्या मिल जाता है, डीएनए मिल जाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनल में खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए प्रेजेंट है तो वो अपने लिए खुद क्या कर सकती है, अपनी खुद की डीएनए रेप्लिकेशन भी कर सकती है, खुद का आरएनए भी बनवा सकती है, खुद के लिए स्पेशल प्रोटीन्स भी बना सकती है, खुद का डिवीजन भी कर सकती है। इन सभी कारणों की वजह से इन्हें बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमल। तो फिर क्या ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाना, नए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाना, ये क्या न्यूक्लियस के अंडर होके नहीं काम करते हैं? करते हैं, बट आधा, जिस वक्त न्यूक्लियस मैसेज नहीं भी भेजेगा तब भी काम करेंगे। गॉट इट। सो सेमी कंट्रोल्ड होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन वहीं पर अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ एक ही सेमी ऑटोनॉमल ऑर्गेनल होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम एसोसिएशन, देखो राइबोसोम हम बताया है कि यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है, एक प्लांट या एनिमल सेल की, जो कि टिपिकली यूकेरियोटिक सेल होता है। अब प्लांट सेल या हो या एनिमल सेल हो, दोनों में राइबोसोम का जो टाइप है वो कौन सा टाइप रहता है, दैट इज 80s टाइप। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, राइट। 70s किसका पार्ट होता है, 70s होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सो 80s है ना। अब राइबोसोम हमें पता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही एसोसिएशन में किस किस के साथ मिल रहा है वो और देखेंगे। अब राइबोसोम जो है एसोसिएशन में प्लांट सेल में तीन जगह मिल रहा है। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है जी क्लोरोप्लास्ट। तीन जगह एसोसिएशन में साथ में मिलता है, ठीक है। एक और एनिमल एनिमल सेल की बात करें तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दो चीजों के साथ में, दो ऑर्गेनल्स के साथ में क्या करता है, एसोसिएशन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज और याद रखेंगे, एक और चीज आ सकती है कि इनके अलावा और किसके साथ एसोसिएशन बनाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम इनके अलावा एसोसिएशन बनाएगा आरआरएनए के साथ में, या बात करें तो एमआरएनए के साथ में। किसके साथ में, एमआरएनए के साथ में, क्योंकि उसे ही वो रीड करके क्या करता है आगे, उसे ही रीड करके आगे वो उस हिसाब से प्रोटीन बना रहा है। तो एसोसिएशन में आरएनए के साथ भी एसोसिएशन करता है, गॉट इट। उसमें आरआरएनए भी आ जाता है और सम टाइम आप टीआरएनए को भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए रहता है। अब आप बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम देखो प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट सेल में देखने को मिल गए, जैसे हमने ऊपर देखा एनसीईआरटी डायग्राम में वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो प्राइमरी रूप से आपको याद रखना है लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, राइट। आगे बात करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, गॉट इट। चलो अब हम बात करते हैं आगे सेल वॉल की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। देखो सेल वॉल हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेल वॉल हमें देखने को मिलता है प्लांट सेल में, इसके अलावा और कहाँ, फंगस में, इसके अलावा और कहाँ मिल सकता है, प्रोटिस्टास में मिल सकता है कुछ, इसके अलावा और किस में मिल सकता है सेल वॉल, फंगस में, बैक्टीरिया में मिल सकता है हमें सेल वॉल, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में हमें पता है प्लांट का बड़ा रूप ट्रीज, हायर प्लांट्स, वहां तो प्रेजेंट ही है सेल वॉल। लेकिन इसके अलावा जो प्राइम इसके जो एंसेस्ट्रल प्लांट्स है, यानी कि जो एल्गीज हैं, है ना, लोअर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं एल्गीज। जो एल्गीज हैं वो भी तो क्या है, प्लांट है, तो फिर उनमें सेल वॉल, उनमें भी सेल वॉल होगा, राइट। चलो टॉपिक शुरू करते हैं, सेल वॉल। A non-living rigid structure called cell wall forms an outer covering of a plant cell
फंजाई, एल्गी, समटाइम प्रोटिस्टास, सम प्रोटिस्टास में भी ये प्रेजेंट होता है। तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, और बाहर वाली कवरिंग बनाता है ये, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका मेन काम हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें, प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले सेल वॉल का क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन है जी शेप एंड साइज को मेंटेन करना। किसे मेंटेन करना? शेप एंड साइज को, नॉट शेप एंड साइज को मेंटेन करना। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। दूसरा काम है मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये क्या हो गया फिर? ये हो गया इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। यानी कि सेल वाल और क्या काम करती है? सेल वाल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। प्राइमरी फंक्शन आप याद रखेंगे, शेप साइज देना है। सेकेंडरी फंक्शन आप याद रखेंगे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, मैकेनिकल डैमेज से बचाना है, ठीक है। और आगे आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल मटेरियल एक्सचेंज बाय प्लाज्मोडेस्माटा और प्रोटेक्ट फ्रॉम अनडिजायरेबल पार्टिकल्स, ये भी एक काम इसका है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अब मान लो ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखी है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्री प्रेजेंट है, वो ट्री में जो लीफ है, ठीक है, और लीफ में जो हमारे हमको पता है लीफ में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेल बना दिया। अब ये सेल क्या है जी? मटेरियल ऑफ सेल। क्या क्या इसके मटेरियल होंगे सेल के? ठीक है, देखो, अब ये सेल के मटेरियल नहीं, एक्चुअली सेल वाल के मटेरियल। क्या किसके? सेल वाल के मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। सेल वाल के मटेरियल क्या क्या है? देखो, क्योंकि सेल वाल ही हमारे पास टॉपिक है, तो देखो जी, जनरली जो प्लांट सेल की, हर प्लांट की जो सेल वाल होती है किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन की। तीन चीजें प्रेजेंट है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। आगे बात करेंगे, अगर लोअर प्लांट्स है, एल्गीज हैं, तो ये लोअर प्लांट है, एल्गी है, तो एल्गल सेल वॉल भी किसका बना होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, प्लस इसमें साथ में आपको मिल जाएंगे ग्लूकन्स, गैलेक्टन्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कुछ इसके पार्टिकल्स, साथ में मिल जाएंगे मैनन्स। सो एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है कि एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ग्लूकन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स, ये भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर फंगस की सेल वॉल है, यहाँ पर भी तो सेल वॉल मिलती है, ये किसकी बनी है? ये बनी है जी काइटिन की प्लस पॉलीसेकेराइड की। काइटिन खुद में नेचर में एक पॉलीसेकेराइड होता है, तो फिर पॉलीसेकेराइड साथ में क्यों लिखा हुआ है अलग से? ये भी सवाल बनता है। देखो, काइटिन खुद में एक पॉलीसेकेराइड है, हमें पता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज या स्टार्च। स्टार्च भी तो हमारे पास में एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्ट्रक्चर में वो दूसरे रूप में प्रेजेंट है ना, मतलब एक ही बेसिक कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर वो बना सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाई पॉलीसैकेराइड हो सकता है इसमें। काइटिन के साथ में कुछ और भी पॉलीसैकेराइड कुछ केमिकल अलग रूप में प्रेजेंट है, कंपोनेंट अलग रूप में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड, ये आपको याद रखना, अकेला काइटिन नहीं बोलना। आगे बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है? बैक्टीरियल सेल वॉल हमने पढ़ा हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। और पेप्टिडोग्लाइकन खुद नेचर में कैसा था? शुगरी नेचर है, यानी कि ये भी बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। प्लस साथ में क्या प्रेजेंट है? म्यूरिन प्रोटीन या मुरेमिक एसिड, आपको याद आ रहा होगा, है ना। उसकी जगह क्या आ सकता है? अमीनो एसिड भी आ सकता है, क्योंकि वो नेचर में म्यूरिन प्रोटीन या अमीनो एसिड नेचर में क्या रहता है? म्यूरिन प्रोटीन या मुरेमिक एसिड, ये होता है जी अमीनो एसिड नेचर में, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड भी आ सकता है। बेटर ऑप्शन वही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे कि हमें ऑप्शन जो है, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमें चूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चूज करना है कि क्या क्या ऑप्शन दी हुई हैं। बायो में किसी भी क्वेश्चन का एक राइट आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंडेंट है ना, वो किस हिसाब से आपको सवाल डाल रहा है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दी हुई है, उन ऑप्शंस के अंदर से मोस्ट प्रेफरेबल आंसर क्या बनता है, दैट्स वाई, ठीक है जी। चलो, तो सेल वॉल और कहाँ मिलती है? डाइनोफ्लैजिलेट में मिल जाती है। डाइनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स रहती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स, है ना। इसे डेस्मिड्स भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोल देते हैं। और जब ये डेथ होती है इसकी क्राइसोफाइट्स की, तो क्या करती है? पीछे डायटोमेशियस अर्थ, वो सॉइल छोड़ देती है ना, इसके जो अवशेष बचे रह जाते हैं, डेड बॉडी, डेड पार्टिकल जो रह जाते हैं जिस समुद्रों में नीचे लोअर सरफेस पे, तो सारा हमको गोल्डन गोल्डन कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको गोल्डन अर्थ या गोल्डन एल्गी भी बोल देते हैं क्राइसोफाइट्स को, है ना। वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे, पर चलो जिक्र हो गया तो थोड़ा सा मैंने बता ही दिया। चलो,
देखो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल वॉल मटीरियल यानी कि सेलुलोज की, इन द फॉर्म ऑफ मैनन्स फिटेड लाइक, इन द फॉर्म एक फॉर्म के अंदर या मैनर में फिट लाइक सॉप बॉक्स। सॉप बॉक्स की तरह, जैसे एक सॉप बॉक्स के अंदर सॉप फिट रहती हैं, उस हिसाब से क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है। सो तुमको याद रखना है, डाइनोफ्लैजिलेट में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, क्राइसोफाइट्स में ये कैसी होती हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल मटेरियल यानी कि सेलुलोज की बनी है, एंड फिटेड टुगेदर लाइक सोप बॉक्स की तरह ये फिट रहती है। अच्छा, इनकी सेल वॉल के बीच में आपको क्या मिल जाता है, इनकी सेल वॉल के बीच में आपको मिलेगा जी इस तरह करके सिलिका। क्या मिल जाता है, सिलिका मिल जाता है सेल वॉल के बीच में। अब ये सिलिका क्या करता है, सिलिका के प्रेजेंस होने की वजह से पहले तो ये गोल्डन कलर का भी दिखाई दे रहा है, दूसरा ये इसे अनडिस्ट्रक्टेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अनडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि जो नष्ट ना हो सके। ठीक है। सो इसीलिए इनको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, मेटल की पॉलिशिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, या कई अलग अलग तरह के कामों में, ऑयल लैम्प की फिल्ट्रेशन या सिरप की फिल्ट्रेशन, या एनसीईआरटी के अंदर कुछ मेंशन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टॉपिक आएगा तो वहां से जिक्र कर लेंगे। ठीक है। तो ये उन कामों में भी जो है काम आता है। ठीक है। ये लिखा हुआ है, सिलिका प्रोवाइड्स इट्स अनडिस्ट्रक्टेबल प्रॉपर्टी। और सेलवाल कहाँ मिलता है, देखो सेलवाल हमको पता है, यूग्लिना की बात आ गई। अब यूग्लिना में सेलवाल तो नहीं मिलता, लेकिन सेलवाल का रिप्लेसमेंट है, यानी सेलवाल की जगह कुछ और मिलता है। क्या मिलता है, एक प्रोटीन रिच लेयर मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिकल। क्या बोला जाता है जी, पैलिकल। ठीक है। इन यूग्लिना एट द प्लेस ऑफ सेलवाल ए प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट प्रोवाइड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और उसे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिकल। इसे हम बोलते हैं पैलिकल, पैलिकल। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेल वॉल की टाइप्स की। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल टाइप्स। तो देखो, हम अगर सेल वॉल की टाइप पढ़ रहे हैं, तो टाइप के अंदर देखो तीन तरह की टाइप होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीन तरह की सेल वॉल प्लांट सेल में देखने को मिल सकती हैं। प्राइमरी तो यूनिवर्सल है, सभी में मिलेगी। सेकेंडरी इसके बाद आएगी, और इसके बाद क्या आएगी, टर्शरी आएगी। अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आगे देखो। इट इज टिपिकली फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। ये थिन होती हैं, इलास्टिक नेचर की होती हैं, और जब सेल मैच्योर होता है, अपना साइज बढ़ाता है, तो ये डायमिनिशियस हो जाती हैं। मैच्योर होते होते मतलब कि टूट जाती है, फट जाती है, खराब होना चालू हो जाती हैं। ठीक है। और ये क्या किस में कैपेबल है सेलवाल, कैपेबल ऑफ ग्रोथ में कैपेबल है। देखो किस में बात कर रहे हैं, ग्रोथ में। अगर ग्रोथ हो रही है तो कैसे होगी, बाय डिपोजिशन। तुम्हारी ग्रोथ कैसे होती है, इंटरनली होती है, एक्सटर्नली होती है। कि मतलब तुम जैसे तुम छोटे थे, पैदा हुए थे, तुम बड़े हो गए, तो तुम बाहर से कोई किसी ने लाके मांस तुम्हारी बॉडी पे चिपका दिया, ऐसा हुआ है क्या, नहीं। तुम्हारी ग्रोथ अंदर से हुई है। तो इस ये भी क्या करती है, सेल वाल की ग्रोथ करवा सकती है, प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल अपनी खुद की ग्रोथ कर सकती है। ठीक है। लेकिन कैसे ग्रोथ करेगी, बाय डिपोजिशन। डिपोजिशन ऑफ किसका, वाल मटेरियल का। जो भी वाल मटेरियल है, और वो भी किस फॉर्म के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। लेयर की फॉर्म में है या पार्टिकल की फॉर्म में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। चलो, तो ये ग्रोथ भी करने में कैपेबल है। अब मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। आगे बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल के बाद, बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होती है, प्राइमरी के नीचे प्रेजेंट होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती है, प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले रिजिड होती है। और ये क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी इन्हीं तीनों चीजों से बनी है। तो सेकेंडरी सेल वॉल थिक हो गई। अब थिक है तो इसका मतलब भी किस पे आ रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे तो नहीं आएगी, ये मिलेगी मैच्योर सेल्स पे। यानी प्राइमरी सेल वॉल हमको कहाँ मिलती है, मिलती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मिलती है, मैच्योर सेल्स में देखने को हमको मिल जाती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हमको कई रूप में मिलती हैं, S1, S2, S3 के रूप में भी ये मिल सकती हैं। आप ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं टर्शरी सेल वॉल। जो टर्शरी सेल वॉल है, ये कहाँ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आपको ट्रैकिड्स में ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकरी एलिमेंट्स में, यानी कि ट्रैकिड्स के अंदर ये देखने को मिल जाती है। ट्रैकिड्स का काम क्या होता है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या, सभी प्लांट्स के अंदर है ना। स्पेशली हम जो अगर थैलोफाइट्स को छोड़ के, यानी कि एल्गीज को छोड़ के, लोअर प्लांट्स को छोड़ के, जिनमें भी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम। सो जाइलम का पार्ट होता है ट्रैकिड, और ये किसे कंडक्ट करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं। ठीक है। इसी की वजह से तो पानी जो है इतनी दूर दूर तक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है।
ठीक है, चलो। तो ट्रैकिड्स के अंदर ये हमें देखने को मिल जाएगी क्या, टर्शियरी सेल वॉल, सिर्फ वो भी किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और यहाँ पर ये किस मटेरियल से बनी है, मटेरियल है जी सेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस में जाइलन। ठीक है, ना ही तो सेलुलोज है ना ही पैक्टिन है, ये बना होता है हेमी सेलुलोज प्लस जाइलन। ये चीज आप याद रखेंगे। सो प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है, पतली है, सभी सेल में मिल जाती है। और ये क्या किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन की। सेकेंडरी थिक होती है, ये भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन की। टर्शियरी सेल वॉल होती है जी सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिडिया एलिमेंट्स पे, ये होती है हेमी सेलुलोज एंड जाइलन की बनी हुई, जाइलन। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट किसमें मिलेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो हेमी सेलुलोज कितना है, लगभग 50% हेमी सेलुलोज है। फिर लिपिड लगभग 5 से 10% है, और प्रोटीन लगभग 5% प्रेजेंट है। अगर बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो यहाँ पर हेमी सेलुलोज लगभग 25% प्रेजेंट है। और हम बात करें लिपिड एंड प्रोटीन की, तो ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, या तो 1-2% मिल जाएगा, नहीं तो एब्सेंट ही होता है मोस्टली तो सेकेंडरी में। ठीक है जी, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें ये समझाता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल कुछ होती किस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डायग्रामेटिकली, मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सपोज मेरे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है ये एक सेल। ठीक है, एक सेल है, छोटा सेल है। इस सेल के ऊपर मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट, ये सेल है मान लेते हैं। इस सेल के ऊपर मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वाला पतली है थोड़ी सी। अब लेटर सेल ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, सेल ने मान लेते हैं अपनी ग्रोथ ले ली। अब अगर सेल ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ तो इंटरनल है, यानी कि सेल अपना साइज बड़ा कर रहा है। तो अगर सेल अपना साइज बड़ा करेगा तो सेल का साइज लगभग मान लेते हैं कुछ ऐसे साइज हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है, और अगर प्राइमरी सेल वाल हार्ड हो जाए या इन इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो फिर ये सेल को ग्रोथ ही नहीं होने देगी, है ना। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, थिक हो जाए, तो फिर आपकी कभी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब फिर तो या अंदर से बढ़ रही है हाइट तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ेगी, और स्ट्रेच ज्यादा पड़ेगी तो स्किन फट जाएगी आपकी, मतलब क्योंकि ग्रोथ तो इंटरनल है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सेल की ग्रोथ भी क्या है, इंटरनल है। तो जो प्राइमरी सेल वाल है, ग्रोथ के दौरान क्या हो जाती है, ऐसे रप्चर होना चालू हो जाती है। ठीक है, ऐसे रप्चर होना चालू हो गए प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये कौन सी मिल रही है, 1 डिग्री सेल वॉल, ये 1 डिग्री सेल वॉल है। ठीक है, सो ये भी क्या है, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, अब ये होगी कंडीशन, लेकिन सेल को ये तो फिर नुकसान हो गया, क्योंकि सेल को इम्यूनिटी में नहीं मिल रही, सेल को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। सो सेल को इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन देना काम भी सेल वॉल का ही होता है। ठीक है, तो फिर इसे देना पड़ेगा इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन, तो क्या करें, तो इसमें सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ करते हैं। अब ये तो थी नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस हो गया मान लो। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इसके ऊपर ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर बाहर की तरफ। अगर हम बात कर लें इसमें सेकेंडरी सेल वॉल की, वो कहाँ आ रही है, तो सेकेंडरी सेल वॉल मैं तुम्हें इस ब्लैक कलर से बना के दिखा रहा हूँ। ये कहाँ आएगी, ये आएगी इसके नीचे कुछ ऐसे, ये आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल आ गई। सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ लेयर की फॉर्म में मटेरियल आ गया, कुछ ऐसे डिपॉजिट होने, और साथ में जो जगह बची है वहां पर कुछ ऐसे पार्टिकल के रूप में मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है। तो ये अच्छे से, अच्छा सिर्फ सिंगल लेयर ही क्यों, यहाँ पर मल्टी लेयर भी तो बन सकती है, मल्टी लेयर भी बन जाती है। तो ये भी इसके नीचे मान लो एक और आके डिपॉजिट हो गया सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे। देखो एक और आके चिपक गई यहाँ पे। अब ये बन कहाँ रही है मटेरियल, ये बन रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर से बाहर आ रहे हैं, ऐसे बन बन के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमें पता लगा कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है सबसे बाहर की तरफ। ये है प्राइमरी, 1 डिग्री। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसके नीचे प्रेजेंट है सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, और अगर टर्शरी होगी तो वो इसके नीचे होगी। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तुम्हें मैंने एक चीज बताई है, देखो सेकेंडरी सेल वॉल दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनी है, दो तरह की चीजें हैं यहाँ पर। एक तो लेयर के फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइक है। यानी ये दो चीजों से बनती है, दो पाथवे से बनती है, सिंगल से नहीं बनेगी। एक तो लेयर की फॉर्म में, दूसरा पार्टिकल की फॉर्म में। लेकिन फिर प्राइमरी सेल वॉल वो कैसे बनेगी, चलिए आगे इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देखो।
अब प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल आपने देख लिया, लेकिन हमें पता है कि प्लांट में एक सेल के साथ में दूसरा सेल प्रेजेंट होता है। सो सेल टू सेल इंटरेक्शन करना भी में कौन हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करता है। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, अंदर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लेते हैं क्या प्रेजेंट है अंदर की तरफ में, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोनों ऊपर प्रेजेंट रेड कलर की क्या चीज, सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रही है, सेल वॉल ने दूसरे प्लांट के सेल वॉल के साथ में कनेक्शन बिठा के एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर प्रेजेंट है दोनों सेल वॉल के बीच में, ये तो प्राइमरी सेल वॉल हो गई, 1 डिग्री सेल वॉल यहाँ पर भी लिखा हूं मैंने। इसके नीचे हमारे पास क्या आएगी, सेकेंडरी सेल वॉल आएगी। और जो सेकेंडरी सेल वॉल आएगी इसके नीचे, वो कैसी प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल हो सकता है डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी हो, ये हो सकता है पॉसिबल। सो सेकेंडरी सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलती है, इन बिटवीन इट। गॉट इट? आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब देखो, अब यहाँ से अंदर मटेरियल बन रहा है और बाहर डिपॉजिट हो रहा है, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा? डिपॉजिट पहले तो वो होता है यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा, ये कैनालाइज जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। जैसे हमारे घर हैं या घर घर के बाहर की जो जगह है, जितने भी कॉर्नर आपकी गली में मिलेंगे वहां पर कचरा ज्यादा मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के दीवार के आसपास इर्द गिर्द आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा, वहां भी मिलेगा, बट लेकिन जितने कॉर्नर्स आते हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जो मटेरियल अंदर बन रहा है, अगर वो एक्सेसिव हो रहा है तो बाहर आके डिपॉजिट हो रहा है। और डिपॉजिट जब वो हो रहा है, तो वो मैक्सिमम कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जहां पर क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो ये कॉर्नर्स यहाँ पर प्रेजेंट है इन दो सेल वॉल के बीच में, ठीक है, इसे इस जगह को। और ये जो मटेरियल डिपोजिशन से जो बन रहा है, इसे हम बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं इसे हम? मिडल लैमेला। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इसके बारे में देखते हैं मिडल लैमेला होता क्या है। सो मिडल लैमेला एक लेयर होती है, कॉमन लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स मेड अप ऑफ by deposition of कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पैक्टेट। सो कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पैक्टेट के डिपोजिशन की वजह से ये क्या बनता है हमारे पास में, मिडल लेमेला। और उन पैक्टेट को हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है, सेल वॉल को स्टिफ बनाए रखता है, सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इस मिडल लेमेला के अंदर जो कैल्शियम होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये भी आप ध्यान में कर लेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात, तो ये हमारे पास मिडल लेमेला यहाँ पर येलो कलर का आ गया है। मैक्सिमम यहाँ पर डिपोजिशन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, कॉर्नर्स पे ज्यादा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है सेलवाल के अंदर? सेलवाल के अंदर आपको मिल सकता है सेलुलोजिक फिब्रिल्स। जो सेलुलोज प्रेजेंट है सेलवाल के अंदर, वो किस रूप में प्रेजेंट है? सेलुलोज दो रूप में प्रेजेंट होता है, एक तो फिब्रिल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, दूसरा मतलब फाइबर के टाइप, जैसे स्केलेटन टाइप, जैसे एक नेटवर्क बना रहा हुआ हो, ठीक है। और दूसरा किस रूप में प्रेजेंट होता है? दूसरा ये प्रेजेंट हो सकता है किस रूप में, हेमिसेलुलोज के रूप में, यानी कि ग्रेन पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर, अब ये सेलुलोजिक फिब्रिल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो फिब्रिल्स, एक होते हैं मैक्रो फिब्रिल्स। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो बनी होती है जी माइक्रो फिब्रिल्स की, और ये माइक्रो फिब्रिल्स जो है रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? मान लेते हैं, तुम मान लो ये मेरे पास में ऊपर प्राइमरी सेल वॉल है ब्लैक कलर की, ठीक है। और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, तो इसमें जो जो मेरे पास में जो माइक्रो फिब्रिल्स प्रेजेंट है प्राइमरी सेल वॉल के, मान लेते हैं 1 डिग्री सेल वॉल है, ठीक है, 1 डिग्री सेल वॉल है ये। और इसमें जो मेरे पास में माइक्रो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, वो कैसे होंगे? वो रैंडमली प्रेजेंट है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे 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 रैंडम प्रेजेंट है, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है, ठीक है, रैंडमली। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेल वॉल की, 2 डिग्री सेल वॉल, तो सेकेंडरी सेल वॉल में ये मेरे पास कैसे हो सकते हैं? ये मेरे पास में बिल्कुल ही एकदम पैरेलली अरेंज होंगे एक दूसरे के। समझ में आया नहीं आया? एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है इस तरह से करके, कोई इनमें ऐसा नहीं है कि रैंडमली ये प्रेजेंट हो। अब ये अगर यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट है, तो ये और कैसे होंगे? इसके नीचे एक और लेयर आ सकती है, कुछ इस तरह से। ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सेल वॉल बनती है तो माइक्रो फिब्रिल से बनती है, और सेकेंडरी बन रही है ये मैक्रो फिब्रिल से। इससे बनती है
मैक्रोफिब्रिल से, फिब्रिल्स। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। सो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में एक तो मैक्रोफिब्रिल में डिफरेंस आ गया। ठीक है, कि एक रैंडमली प्रेजेंट है और एक पैरेलली अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है। सो आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए। अब 1 डिग्री सेल वॉल की बात कर रहे हैं, यानी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है? इन इट सेलुलोजिक फिब्रिल्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अरेंज नहीं है मैनर में किसी में। और इन बिटवीन देम डिपोजिशन ऑफ वाल मटेरियल लाइक हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। जैसे मान लो मैं पहले क्या करता हूँ, एक छत बिछाने के लिए हम लोग पहले सरिये बिछाते हैं, राइट। रॉड्स बिछाते हैं पहले, आयरन की रॉड्स, और उनके ऊपर फिर जाके हम मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं। सो बेसिक जो मैट्रिक्स है सेल वाल का, वो क्या है? वो मटेरियल हो गया मैट्रिक्स तो, यानी कि जो हमने ऊपर सीमेंट बजरी बिछाई है वो हो गया। लेकिन उसका फ्रेम किसने बनाया? फ्रेम बनाया फिब्रिल्स ने बनाया। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया नहीं आया कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? मैट्रिक्स तो हो गया जो उसमें मैक्सिमम प्रेजेंट है ना, जो सारा उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रहा है, वो तो है हमारे पास में। मैटर क्या है? सारा का सारा हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, पैक्टेड प्रेजेंट है। लेकिन बात करें इसका फ्रेम, तो फ्रेम या स्केलेटन कौन बना रहा है सेल वॉल का? सो सेल वॉल का स्केलेटन हमारे पास बनाता है फिब्रिल्स। समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये प्राइमरी सेल वॉल का है। ठीक है। सो फ्रेम ऑफ या फिर बोल सकते हैं स्केलेटन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल मेड बाय सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, जिसके बीच में मटेरियल आके ऐसे डिपॉजिट होता है पार्टिकल्स ग्रेन्स के रूप में। सो यहीं पर हमें पता भी चलेगा कि 1 डिग्री जो सेल वॉल होती है कौन से मेथड से बनती है? ये बनती है बाय डिपोजिशन ऑफ मेथड। डिपोजिशन में कौन सा? डिपोजिशन ऑफ ग्रेन पार्टिकल। समझ में आया? या बोल सकते हैं डिपोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ, या वाल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन पार्टिकल्स। ग्रेन पार्टिकल के फॉर्म में, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स की फॉर्म में, बारीक बारीक पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो। सो मैट्रिक्स ऑफ 1 डिग्री सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमिसेलुलोज प्लस पैक्टेट। ठीक है जी। इसी तरह से बात करेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन। अब सेल वॉल फॉर्मेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 डिग्री की ही बात करी है। सेकेंडरी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना होता है? मैक्रोफिब्रिल का। और ये एक सिस्टम में अरेंज्ड होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये पैरेलली अरेंज तो आपको दिखाई दे रहा है, प्लस में साथ में क्या मिलेगा? बीच बीच में ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे, डिपोजिशन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे ऊपर और नीचे बीच में ऐसे अरेंज्ड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? यानी कि इसमें दो चीजें प्रेजेंट हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो, अब मेथड की बात कर रहे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी बनती कैसे है। सो सेल वॉल फॉर्मेशन दो मेथड से होता है। पहला मेथड है इंटरसेप्शन, दूसरा मेथड होता है जी एपोजिशन। इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि सेल वॉल मटेरियल जो डिपॉजिट है वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स की फॉर्म में डिपॉजिट है, कुछ इस तरह से। ठीक है, किसमें? एक स्केलेटन के अंदर। ये स्केलेटन प्रेजेंट है रैंडम, इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है वो कैसे है? ऐसे फाइन पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है। तो डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल सेल वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, ये हो गया ऐसे। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है एपोजिशन। सो एपोजिशन कौन सा मेथड है? इसमें हमारे पास सेल वॉल मटेरियल जो है वो लेयर की फॉर्म में आके डिपॉजिट होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या था, सारे का सारा ये हमारे पास प्रेजेंट था इस तरह से करके, एक पैरेलली अरेंज्ड एक स्केलेटन। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल का। अब इसमें मटेरियल जो आ रहा है, देखो वो कैसे आ रहा है? लेयर की फॉर्म में आ रहा है, लेयर बाय लेयर। तो जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ऐसे ऐसे, इन्होंने जुड़ जुड़ के क्या बना दिया? एक लेयर बना दिया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 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 जुड़ जुड़ के क्या कर दिया? ऐसे ऐसे लेयर बना दिया। और ये लेयर आके यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो रही है। किस तरह से? कुछ ऐसे 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 रैंडमली आके डिपॉजिट हो रही है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में लेयर बाय लेयर। इतना ही नहीं, जो बीच की स्पेस है वो कौन कवर कर रहा है? बीच की स्पेस भी कवर है बाय फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, थोड़े 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 थोड़े। यानी कि सेकेंडरी जो सेल वॉल बनती हैं उसमें इंटरसेप्शन एपोजिशन जो हमारे पास मेथड है उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास ग्रेन पार्टिकल तो आते ही आते हैं, साथ में इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें लेयर की फॉर्म में मटेरियल डिपॉजिट होगा। ठीक है, आई होप ये आपको पता लग गया होगा। सो प्राइमरी सेल वॉल मेनली
फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लगा के लिख लेना आप लोग। प्राइमरी सेल वॉल मेनली किस तरीके से बनी होती है, मुख्य रूप से बनी होती है ये इंटरसेप्शन मेथड से, यानी फाइन ग्रेन पार्टिकल की फॉर्म में मटेरियल के डिपॉजिट होने की वजह से। बट लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है दोनों मेथड से, इंटरसेप्शन से भी एंड एपोजिशन से भी। सो आई होप इतना लेक्चर आज का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल का हमने डायग्राम तो देख लिया, सो हम बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हुए चलेंगे। पहले हमने सेल वॉल कवर कर लिया, इसके बाद हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में लगा या आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।